मुझे तो ये लगता नहीं कि सरकार के फंड का कहीं भी आज तक कोई सदुपयोग हुआ है। जब उनके फादर ने यहाँ ज़मीन खरीदी, उसके बाद से आज उस ज़मीन में वो 1 फुट का भी इजाफा नहीं कर पाए। उसकी वजह यहाँ का सख्त भू कानून है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में। पौड़ी की धुमाकोट तहसील से राजेश सिंह रावत इस खूबसूरत जगह पर आए। ये जगह हिमाचल में है, और जब वो यहाँ आए तो उन्हें लगा कि यार ये खूबसूरत जगह है, सेबों की बहुत खूबसूरत फसल के लिए जानी जाती है, ये बागवानी का पूरा इलाका है, तो मुझे भी यहाँ कुछ करना चाहिए। अब उन्हें ये लगा कि कुछ करना चाहिए तो कैसे हो, तो उन्होंने यहाँ कुछ ज़मीन खरीदी और फिर उन्होंने लगाया ये खूबसूरत बाग। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये हरा भरा बाग। और ये बाग जो है, अब आप सोचिए कि जब ये 60 के दशक में तैयार हुआ, 1965 में उन्होंने एक्चुअली ये लगाया था, और आज देखिए हम 2023 में 6 दशक पुराना सफ़र। लेकिन 6 दशक पुराने सफ़र का जो एंड रिजल्ट है ना, जिसे हम एंड रिजल्ट कहते हैं आज की भाषा में, ये देखिए ना, खूबसूरत सेब से लदे हुए पेड़। और इस खूबसूरत बागवानी की जो अगली पीढ़ी है, आज हम उनसे बात करेंगे। और वो उनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? वो 2 दशक तक BEL में काम कर रहे थे इंजीनियर के तौर पर, और जब फसल सीजन होता था वो यहाँ आते थे। लेकिन उन्हें लगा कि यार ये तो फसल सीजन में जाता हूँ, मुझे अब इसको परमानेंट करना चाहिए। और फिर उन्होंने 2011 से इसको स्थायी तौर पर अपना लिया, और वो अपनी फैमिली लेगेसी को, अपने पिता की उस विरासत को, जो एक खूबसूरत विरासत है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और उसकी कई सारे आयाम उन्होंने इसमें जोड़े हैं। उसमें उन्होंने टेक्निकल चीज़ें जोड़ी हैं, अपना जो नॉलेज है वो इसमें डाला है, और इस विरासत को वो कैसे आगे ले गए उन्हीं से जानेंगे। तो हमारे साथ हैं वीरभान सिंह रावत जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहले तो इस खूबसूरत बाग में आपके साथ इंटरव्यू करने में जो मज़ा आ रहा है ना, उसकी मैं बयान नहीं कर सकता। थैंक यू। वो कितना अच्छा एक फील है। जब हम सेब से लदे हुए पेड़ देखते हैं ना, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बागवान जब पेड़ लगाता है ना, तो उसके फल जो है वो कई पीढ़ियाँ खाती हैं। और वाकई ये ऐसा देख के लग रहा है। 6 दशक से ज़्यादा समय पहले आपके फादर ने ये पेड़ लगाया था। कैसा लगता है आपको आज? मेरे फादर सन 60 में यहाँ पर आए थे, तो उनको यहाँ पर लगा। उस समय हिमाचल में एक एप्पल का रिवोल्यूशन शुरू होने लग गया था, तो उनको भी कुछ इसका एक शौक था बागवानी का। 2065 में उन्होंने यहाँ पर ज़मीन परचेज की, इस बाग को की उन्होंने स्थापना की। उसके बाद मेरे फादर ने यहाँ पर बहुत जो भी मेहनत की है, उनकी मेहनत को मेरे फादर ने भी उसका अपना जीवन यहाँ यापन किया। मैंने भी अपना जीवन इसमें पूरा चलाया है। इसके बाद भी मेरी जो बच्चे, ये जो पेड़ पौधे जो बाग उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया है, इससे मेरे बच्चे को भी अपना जीवन यापन पूर्ण करेंगे। जी, बागवानी एक ऐसा पेशा है जिसमें पैशन और पेशेंस दोनों चाहिए होता है। हम आज के यूथ को देखते हैं, बागवानी में वो आकर्षित तो हो जाते हैं जब उन्हें वो पेड़ों पे लगे हुए सेब दिखते हैं, नाशपातियाँ दिखती हैं, संतरे दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो पेशेंस है ना, वो कहीं ना कहीं उनमें नहीं होता। उन्हें लगता है कि आज हमने पेड़ लगाया और कल हम इसकी फसल है उसको ले लेंगे और अगले 3 साल में हम लखपति बन जाएंगे। क्या ऐसा है? आपको क्या लगता है? देखिए, बागवानी इतना शॉर्ट टर्म अर्निंग वाला बिजनेस नहीं है। इसमें 2-4 साल लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक बताऊँ कि 3-4 साल अगर आप मान लीजिए मेहनत कर देते हैं, इसका बहुत लंबे पीरियड तक हम लोग इसका बेनिफिट लेते रहेंगे। हमने अगर पेड़ लगाया 3-4 साल तक, इसको हमने अगर मान लिया पाल दिया, तो ये मान के चलिए कि कम से कम 60-70 साल तक इसका हमारे को आउटपुट वहाँ से मिलता रहेगा। अगर हम कोई ऐसी वैरायटी इसमें लगा देते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म में फल दे देगी, उसकी लाइफ भी बहुत कम होगी। जी, तो हमको जो भी काम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि हमारे कम से कम 50 साल या 60 साल तक का इसमें हमारा रोजगार लगातार चलता रहे। बागवान के लिए कितना ज़रूरी होता है अपडेट रहना? क्योंकि जो आजकल जो हमारा जो माहौल है, मतलब जो क्लाइमेट साइकिल है, वो चेंज हो रही है। तो ऐसे में एक बागवान के लिए कितना ज़रूरी होता है कि वो अपडेट रहे, इन जो भी अपनी बागवानी कर रहा है, जो भी वो पेड़ लगा रहा है, उनके बारे में जानकारी रहे, और निरंतर नई चीज़ें जानना। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आज की डेट में अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर उनके हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे तो हमारा सर्वाइव करना में हमारे को ना बेनिफिट कुछ काम होगा। इसलिए हमारे को मिनिस्ट्री वगैरह से, डिपार्टमेंट वगैरह से हर समय हमें लिंक रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बागवान है, मीडिया है, इनके साथ में हमारे को लिंक रखना चाहिए
क्योंकि हर समय नई वैरायटियाँ आ रही है, नई पैकिंग सिस्टम आ रहा है, नया प्रेजेंटेशन आ रहा है और नए नए बगीचे के मॉडल बन रहे हैं। इसके लिए हमारे को ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। अगर हमको नए सिस्टम में अपने आप को अपडेट रखना है तो नई नई टेक्नोलॉजी को हमको अडेप्ट करना पड़ेगा। नई नई मशीनें आ रही है, नई नई हमारे पास फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट आ रहे हैं। उनको हमको सीखने के लिए हमें यूनिवर्सिटी वगैरह से, डिपार्टमेंट से या अच्छे अच्छे लोगों के साथ में और साइंटिस्ट के साथ में उसमें अपना लिंकेज बना के रखना पड़ेगा। पब्बर घाटी के नंदपुर में बात हो रही है वीरभान जी से, और ये बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। उनसे भी बहुत कुछ पूछना है क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज है जो आगे अगली पीढ़ी को भी पास ऑन करना है। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ सेब के पेड़ हैं, नाशपाती के पेड़ हैं और आपने पोलम के पेड़ लगाए, लेकिन उसके साथ साथ आपने बहुत सारी चीज़ें कर रखी है। उसका रीज़न क्या है और वो क्यों ज़रूरी है? बागवानी के साथ साथ में जो कई चीज़ें लगानी बहुत ज़रूरी है, वो हमारे अपने भरण पोषण के लिए भी काम आती है। उसके साथ साथ में हमारी जो सॉइल की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। जैसे हमारी हम लोग बीन्स लगाते हैं, मटर लगाते हैं, आलू लगाते हैं या कोई भी चीज़ लगाते हैं, इससे हमारी सॉइल भी मेंटेन रहती है, इससे पोरोसिटी बढ़ती है। लगातार इसमें अगर कम कल्टीवेशन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पेड़ की ग्रोथ में भी हमारे को फर्क पड़ता है, पेड़ की हेल्थ वगैरह में भी हमको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट रहता है। एक चीज़ जो सर बहुत ज़रूरी है जाननी, वो ये कि जब नई पीढ़ी कोई काम करती है तो उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हमारा जो सारा क्रॉप साइकिल है वो जल्दी से हो जाए। लेकिन क्योंकि आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको ICAR पंतनगर ने भी सम्मानित किया, उत्तराखंड सरकार ने भी आपको उद्यान पंडित का पुरस्कार दिया, और भी आपको बहुत सारे, उत्तराखंड कृषि विभाग ने भी आपको सम्मानित किया। आपसे मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अप्रोच क्या होनी चाहिए इस तरह का जो बाग है उसको सेटअप करने के लिए और एक अच्छा एग्रो फार्मर बनने के लिए? देखिए, इसमें ये जो हमारा एग्रो बिजनेस है, हमारा अगर हम फार्मिंग में हम लोगों ने काम करना है, ऑर्चर्ड हम लोगों को काम करना है, तो हमको 2-4 साल शुरू में अच्छी ढंग से स्टडी पूरी करनी चाहिए कि हमको हमारा क्लाइमेट क्या है, कौन सी चीज़ हमको लगानी है, कौन सा फल हमको लगाना है और कौन सी वैरायटी हमको लगाना है। हमको 2-3 साल का एक अच्छा स्टडी पहले कर देना चाहिए। हमको कभी भी बागवानी करने में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। 2-3 साल का हमको एक स्टडी करके और अच्छे प्लांट लाएँ और अच्छी वैरायटीज़ लाएँ, उनको मार्केट में स्टडी करें, मंडी में स्टडी करें कि किसके हमको दाम मिलते हैं। ये स्टडी हमारे को पहले पूरी करनी चाहिए। हमें कभी भी इस बात में जल्दी नहीं करनी चाहिए कि मुझे आज ही बगीचा लगाना है, अगली बार हमको फसल लेनी है। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो एक जैसी हैं। हिमाचल एग्रो फार्मिंग में बहुत आगे निकल गया है, उत्तराखंड कहीं पीछे छूट गया। वो एक रीज़न ये भी है कि उत्तराखंड स्टेट बाद में बना। लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं उत्तराखंड में और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? खासकर जब हम सरकारी मशीनरी की बात करते हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? हमको अगर उद्यान की में आगे जाना है, सबसे पहले हम लोगों को जिन लोगों ने बाग लगाने हैं उनको हमको अच्छा प्लांटिंग मटेरियल देना पड़ेगा। प्लांटिंग मटेरियल के साथ से पहले हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हम आपको जो प्लांटिंग मटेरियल दे रहे हैं ये कौन सा वाला प्लांटिंग मटेरियल है, इसमें कैसे इसकी प्रूनिंग होनी है, कैसे इसका हम लोगों ने शुरू में इसको पेड़ को लगाना है, कितना गड्ढा बनेगा, कितनी इसकी डिस्टेंस रहेगी, ये पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग हमको शुरू में इनको किसानों को देनी चाहिए। उसके बाद हमको इनको प्लांट देने होंगे। प्लांट देते समय भी हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये कौन सा हम आपको प्लांट दे रहे हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कब इसने फल देना है, कौन सी वैरायटी है। उसके लिए हमारे को स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, हमारे जो हमारे कई नर्सरीज वगैरह है, वहाँ पर हम लोग नर्सरी के भी मॉडल तैयार करें। साथ में उनके जो वहाँ पर स्टाफ रहता है उनको इतना स्किल बना दें ताकि लोग, किसान अगर वहाँ पर आते हैं मान लीजिए, तो उनको पूरी की पूरी ट्रेनिंग दे दी जाए। और साथ में हमारे जितने भी वैज्ञानिक है वो छोटे छोटे, हमारे को जब हमारे पास फंड की कमी नहीं है, गवर्नमेंट हर समय बोलती है फंड की कमी नहीं है, तो इससे में हमारे को छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर खोल देने चाहिए ताकि जो भी आदमी आए उनको जो है पूरा डिस्प्ले किया जाए, उनको पूरा ढंग से ब्रीफ किया जाए। तो ये एक बहुत छोटा कंपोनेंट है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत लंबे और बहुत अच्छे निकलते हैं। पैदावार तो किसान कर लेगा, लेकिन सबसे जो अहम पहलू होता है वो ये होता है सप्लाई चेन। हिमाचल सरकार कैसे मदद करती है किसानों की, खासकर तब जब पैदावार तैयार हो चुकी होती है,
किसानों को अपनी फसल, अपनी पैदावार को मार्केट में पहुंचाना होता है उस समय। हिमाचल गवर्नमेंट का किसानों के साथ में बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है। वो जैसे दवाइयाँ आती है हमारे यहाँ, वो उन्हें पता रहता है कि फलानी अब डिजीज आने वाली है, तो वो 15 दिन पहले सेंटर में अपनी दवाइयाँ भेज देती है। उसके अलावा एक चार्ट भी गवर्नमेंट निकालती है, जिस चार्ट को स्टडी करके वो पर ये चार्ट निकलते हैं, जिसमें पूरा रहता है कि हमको कौन सी दवाई किस समय डालनी है, क्या उसका रेशियो रहेगा, और कौन से कंपनी की हमारे को दवाई डालनी, कौन सी कंपनी की दवाइयाँ हमको नहीं डालनी है, ये सारा का सारा। उसके अलावा मान लीजिए एप्पल के बॉक्सेस चाहिए हम लोगों को, तो जैसे ही एप्पल का सीजन आता है उस समय गवर्नमेंट बॉक्स वालों से बात करती है कि आप इस रेट से ज़्यादा महंगा बॉक्स को आप नहीं करेंगे आप, क्योंकि कंपनी वाले कई बार रेट बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं कि हमारे पर ये टैक्स पड़ रहा है या हमारे को वाइबल नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट भी, किसान उनको बोलते हैं कि जी हमें बहुत दवाई महंगी पड़ रही है या हमको बहुत ज़्यादा पेटियाँ महंगी पड़ रही है, तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती है। उसके अलावा जैसे सेब सीजन में हमें पूरे हिमाचल में ट्रकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है। तो उसमें गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से बात करके और गाड़ियों की पूरी व्यवस्था करा देती है, ताकि यहाँ से सामान मंडी तक जाने में ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, सामान हमारा फार्मर्स का खराब ना हो। मैं इस बातचीत को फिर वहीं ले जाता हूँ 60 के दशक में, और वो इसलिए कि जब आपके फादर यहाँ आए थे, उनकी एक सोच थी, उनकी ये सोच थी कि यार मैं यहाँ आया हूँ, मैंने यहाँ इतना कुछ सीखा, बागवानी, बाग डेवलप किया, और अब मैं इसको अपने गृह राज्य के लोगों तक पहुँचाता हूँ। उन्होंने उस समय कोशिश की, हालांकि उस समय उनकी कोशिश को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर लिया गया होता तो शायद आज उत्तराखंड वहीं खड़ा होता जहाँ हिमाचल खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उनका एक प्रयास था, उन्होंने कोशिश की। अब आपने भी वही कोशिश की है, आप यहाँ से आपने नैन बाग में एक अपनी अलग से सेटअप किया है, जहां आप कोशिश कर रहे हैं कि नए लोगों को उसका लाभ दे सके। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और अपने फादर के उस एफर्ट के बारे में बताइए। आपको नहीं लगता है कि अगर उस समय उनकी बात को गंभीरता से ले लिया होता तो हम एक बहुत अच्छी स्थिति में खड़े होते? मेरे फादर ने जब ये उद्यान लगाया था, तो उसी के 5-7 साल बाद जब उनको लगने लगा कि इस उद्यान में बड़ा बेनिफिट है, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच भी किया कि भाई आप लोग भी बागान पेड़ पौधे लगाएं। उसमें उत्तराखंड में पेड़ पौधे अवेलेबल नहीं हो पाते थे, तो मेरे फादर यहाँ से गढ़वाल में पेड़ लगे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्लांट दिए कि भाई इसको आप लगाइए, ये बहुत अच्छा फल है, आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छी आजीविका बनने वाली है। लेकिन लोगों ने इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर उसमें लोगों ने इसमें ज़्यादा ध्यान दे दिया होता तो आज की डेट में हमारा जो गढ़वाल है उसमें भी बहुत सारी बाग लग चुके होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे उत्तराखंड में कुछ कमी है, हमारे सॉइल में या क्लाइमेट में या ट्रांसपोर्टेशन में। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हमारा क्लाइमेट और सॉइल हो गया और ट्रांसपोर्टेशन हो गया हिमाचल से ज़्यादा सूटेबल है। आपने जो ये बात कही है कि नैन बाग में जो मैंने बगीचा बनाया, मुझे ये लगा कि मेरे को इस काम को करना चाहिए। मेरे फादर ने जो काम पूरा नहीं कर पाए हैं, मैं उसमें प्रयास करता हूँ, तो उसमें मैंने भी प्रयास किया है। नैन बाग में मैं बगीचा मैंने अपना डेवलप किया है, जिसमें मुझे लगा कि जो चीज़ मैं हिमाचल में नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भू कानून वाला भी एक कंसेप्ट है कि यहाँ ज़मीन हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ मुझे लगा कि इन प्रजातियों को मैं अगर वहाँ बनाऊंगा तो वहाँ मैं प्लांटिंग मटेरियल भी तैयार करूँगा, लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन भी बनेगा कि भाई नज़दीक में लोग आएंगे, देखेंगे कि ये वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है। तो वहाँ मैंने काफ़ी प्रयास किया है, नई से नई प्रजातियाँ और आज की डेट में जो लेटेस्ट कमर्शियल वैरायटीज़ हैं उनको मैंने वहाँ पूरी लगाने की कोशिश की है, और उसमें मुझे सफलता भी मिली है। मेरा सेब मंडी में 15 दिन एडवांस में आ जाता है। सर, आपने भू कानून की बात की। आपके फादर जब यहाँ आए 1965 में, उन्होंने इस ज़मीन को खरीदा, और आज 2023 में हम खड़े हैं, बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में बात अक्सर होती है भू कानून की, और मिसाल दी जाती है हिमाचल मॉडल की। कहा जाता है कि हिमाचल जैसा भू कानून होना चाहिए। और मैं उसकी एक वानगी आपको बता दूं कि जब उनके फादर ने यहाँ ज़मीन खरीदी, उसके बाद से आज उस ज़मीन में वो 1 फुट का भी इजाफा नहीं कर पाए। उसकी वजह यहाँ का सख्त भू कानून है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, ज़मीनें लगातार घट रही हैं, ज़मीनें लगातार बढ़ रही हैं, और वो कैसे बढ़ रही हैं उसको कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। सर, आप कैसे देखते हैं हिमाचल इसी वजह से आज इतनी अच्छी एग्रो फार्मर इंडस्ट्री के रूप में तब्दील हो पाया? एक तो ये, और उत्तराखंड में आप जब देखते हैं कि ज़मीनें घट रही हैं लगातार, या तो हम छोड़ दे रहे हैं या हम बेच दे रहे हैं, और किसको बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, इस पर कभी हमारा ध्यान होता ही नहीं। हमें लगता है कि बस
जमीन है बेच डालो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। जैसे 65 के लगभग में मेरे फादर ने यहाँ ऑर्चर्ड डेवलप किए। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने उस समय यहाँ ऑर्चर्ड डेवलप किए। ठीक, कई लोगों ने 20 साल बाद जब हमारी इकोनॉमी को देखा, उसमें वो खेती करते थे, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखा, कि हमारी इकोनॉमी को देखा कि इन लोगों ने इस पैसे में बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे हैं। अब उन्होंने वो बगीचे उस जगह पर बगीचे लगाने शुरू कर दिए। अगर मान लीजिए सख्त भू कानून नहीं होता तो वो इस भूमि को बेच चुके होते। हमारे उत्तराखंड में भी है, अगर हम आज भूमि को बेच देंगे, भविष्य में हमारी पीढ़ी अगर उत्तराखंड में आनी चाहेगी तो उनके पास जब जमीन ही नहीं होगी तो कैसे वो जब अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे। या किसी ने बागवानी लगाना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वो वहाँ पर भू कानून को भी सख्त भू कानून लगाएं, ताकि हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो वहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटी बची रहे। ये हिमाचल गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा एक कानून बनाया हुआ है। हमारे स्टेट को भी इस कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। हमारे यहाँ के उत्तराखंड के जो किसान हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बागवानी के साथ साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि मशीनरी जो है वो उन्हें फेल कर देती है, या कहें कि मशीनरी का वो जो सपोर्ट मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता। सर, आप मानते हैं कि मशीनरी का सपोर्ट शायद किसानों को जितना मिलना चाहिए, और खासकर जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो जो उसके एंड यूज़र है, जो सबसे ज़्यादा उस योजना का या किसी पॉलिसी का लाभ लेने वाले हैं, उनसे डिस्कशन में सरकार शायद बचती है, या उनकी बातों को, उनके जो सवाल है उनको एड्रेस नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मशीनरी थोड़ा सा दाएं चलती है? देखिए, हमारे स्टेट में उद्यान के प्रति जैसे लोग उत्तराखंड वाले बार बार हिमाचल का नाम आता है कि हिमाचल हिमाचल हिमाचल, तो हर आदमी उत्तराखंड का चाहता है कि मैं भी क्यों ना उद्यान की में अपना काम शुरू करूं जी। लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक सामने एक मिरर चाहिए जहां उनको देखना होगा, तो वो हिमाचल को देखते हैं। लेकिन हमारे नज़दीक में कोई सिस्टम होना, हिमाचल उत्तराखंड वालों के लिए बहुत दूर पड़ जाता है। अगर हमारे नज़दीक में ही पूरा सिस्टम में कोई सेटअप बना रहे, मान लीजिए, तो ये सारा का सारा काम हमारे उत्तराखंड की मशीनरी का है कि वो एक ऐसा सिस्टम अपने नज़दीक में बनाए ताकि वहाँ पर नर्सें हो, ट्रेनिंग सेंटर हो, वहाँ एक्सपर्ट्स हो। और जब आपके पास वो सरकारी अथाह फंड है, मुझे तो ये लगता नहीं कि सरकार के फंड का कहीं भी आज तक कोई सदुपयोग हुआ है, तो अपने वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाए। क्योंकि जब हम पेड़ कहीं पर लगाएंगे, मान लीजिए, पहले हमको उनको बताना पड़ेगा हम कौन सा पेड़ दे रहे हैं, कौन सी ये वैरायटी है, कब ये फल देगी, कैसा इसका हार्वेस्टिंग होगा, क्या इसका हार्वेस्टिंग टाइम होगा, तो ये सब हमारे को ट्रेनिंग एडवांस में देनी पड़ेगी। वो पुराना जमाना अब नहीं रहा है। हमको नए ढंग से अगर काम करना है तो हमको पहले अपने सेटअप बनाने पड़ेंगे। हम अपने यहाँ कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि हमारी जो उत्तराखंड की मशीनरी है ये इस दिशा में नहीं जा रही है, ये शॉर्टकट मारने के मोड में है। और मुझे तो ये मशीनरी में कहीं भी इनका सोच इस बारे में नहीं लगती है, या इसको कहा जाए कि मशीनरी हमारी लगभग फेल है। एक सवाल जो मुझे अभी तुरंत जहन में आया, सर, मैं कुछ दिनों पहले कुछ लोगों की बातचीत सुन रहा था और उन्होंने एक अजीब सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लोगों का ना एग्रो इंडस्ट्री को लेकर थोड़ा सा रुझान कम हो रहा है, क्या ऐसा है सर? मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत पता नहीं किसने ये बात बोली है, लेकिन आज की डेट में हिमाचल का आदमी तो अगर उसको बस चले तो छत में लेंटर में भी पेड़ उगाने के लिए तैयार है, उसे जगह नहीं मिल रही है जी। यहाँ तो हर आदमी इतने डेंस प्लांटिंग लगाना शुरू कर दिया है, उसको लगता है कि इससे बढ़िया तो कोई बिजनेस है ही नहीं है। तो ये बहुत जिसने भी बोला, हो सकता है उसको काम करने का मन ना हो, लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा फायदा है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का इंजीनियर था, मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, जितना मैं यहाँ से कमा लेता हूँ, जो मुझे सेटिस्फेक्शन यहाँ मिल रहा है। अच्छा, साथ में मेरे बेटे ने भी BSc हॉर्टिकल्चर किया है, तो वो भी इस फील्ड को भविष्य में इस फील्ड को बाद में अपनाएगा। बिल्कुल सर, बातचीत के आखिरी दौर में एक सवाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम जो प्रोड्यूस करते हैं ना वो ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, कई बार ओले पड़ जाते हैं, बर्फ़ से गल जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वेस्ट को आपने बेस्ट बनाने का एक तरीका सुझाया जो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से किया वो है। सर, थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, और उत्तराखंड के जो नए किसान हैं, यूथ हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम जो उगा रहे हैं ना, तो उसका कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। हम चाहें तो उसका हर चीज़ जो है हमें कुछ दे के जाएगी। मैं एक चीज़ मानता हूँ, हमारी पहाड़ों का फल है, ये बड़ा वैल्यूबल फल है। ये बहुत छोटे इलाके में इसको उगाया जाता है और पूरे इंडिया को हमको उसको फीडिंग करना है। बहुत जगह पर हमारे फल नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम इसके बाय प्रोडक्ट अगर वहां तक भेज देते हैं तो लोगों को वो भी बहुत बड़ी चीज़ लगती है।
कि चलो खुमानी हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, कम से कम हमने खुमानी का कोई आइटम या पल्लम का आइटम या मान लीजिए सेब का आइटम हमारे यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, हमारे जितने भी फल है इनका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल में जो सेब ड्रॉप हो जाते हैं, कई बार उसको मंडी में भेजने में हमारे को बहुत कम रेट मिलते हैं, या ओला पड़ जाता है तो हमारे को इसके रेट कम मिल जाते हैं। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं, हम चाहें तो उसका बाय प्रोडक्ट बना करके प्रोसेसिंग करके अच्छे एप्पल से ज़्यादा बड़ा पैसा हम कमा सकते हैं। कई चीज़ों में बताऊँ आपको, लोग ढूंढते हैं मार्केट में कि फलानी चीज़ का हमको पल्लम का, खुमानी का, आड़ू का, चेरी का, कीवी के प्रोडक्ट हमको मिले, क्योंकि उनको फल नहीं मिल पाते हैं, तो उसके प्रोडक्ट लेकर के वो अपने आप को सेटिस्फाई कर देते हैं। सर ये थोड़ा अलग सी चीज़ दिख रही है। आमतौर पर हमने उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें कम देखी हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़े स्केल पे लोगों ने नेटिंग कर रखी है। तो इस नेटिंग का क्या यूज़ है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं सर? हमारे यहाँ एप्पल का सबसे बड़ा दुश्मन है ओला। तो ये जितनी भी नेटिंग हो रही है, ओले से बचने के लिए लोगों ने नेटिंग लगाई है। इसमें ओले से भी बचेगा, साथ में हल्का सा पक्षियों का भी थोड़ा सा नुकसान कम हो जाता है, पर ज़्यादातर इसमें ओले का ही एक बहुत बड़ा रोल है। सर हमने देखा कई जगह ना पेड़ों को पूरी तरह से ढक दिया गया है इस तरह की नेटिंग से। वो भी ओले की बचाव, वो चेरी में लोगों ने ढका हुआ है। चेरी में क्योंकि पक्षी का नुकसान होता है, ओले का तो उसमें कम नुकसान रहता है। ज़्यादातर चेरी को पक्षी बहुत खाते हैं, तो पक्षी उसके अंदर ना घुसे, इसलिए उसको पूरे पेड़ को नेटिंग से बंद कर दिया जाता है। हर कहानी का अपना कालखंड होता है, अपनी रवानी होती है। राजेश सिंह रावत जी की इस कहानी का जो सिरा हमने उनके बाग में छोड़ दिया था, उसका अंतिम सिरा यहाँ पर है। और ये इसलिए कि जब भी हम बात करते हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं, डेडिकेशन, उनका जो डेडिकेशन था वो अपने आप में अलग था। ये कुछ आप डायरियां देख रहे होंगे, और ये डायरिया नहीं है, ये एक आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे हैं। इसमें 1959 से लेकर और उनके आखिरी दिनों तक की सारी गतिविधियां दिन के साथ साथ दर्ज हैं। अब आप सोचिए कि कितना उनका डेडिकेशन रहा होगा कि उन्होंने अपनी डे टू डे लाइफ की एक एक चीज को नोट करके रखा। सर थोड़ा सा आप दिखाएंगे। उन्होंने 1959 से ये अपनी डायरियों का कलेक्शन शुरू किया था जी। ये 1959 की डायरी है जी। हम देख रहे हैं इसमें कुछ चीजें दर्ज हैं। इसमें उन्होंने डेट वाइज है, जो इस डेट को कोई कार्य हुआ होगा वो डेट इसमें उन्होंने पूरा का पूरा मेंशन किया है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कमाल है। और ये ईयर वाइज, हाँ, जितनी डायरियां हैं ये ईयर वाइज लगी हुई है, और जब तक वो जीवित रहे हैं तब तक की उनकी सभी डायरियां हैं। सभी डायरियों में उन्होंने जो भी उन्होंने कुछ अपना प्लानिंग किया हो, जो भी कोई कार्य इसमें रहा हो, उसकी पूरी की पूरी एंट्री आप हम लोग इसमें देख सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी मेमोरीज है। अगर हमको कुछ चीज देखनी हो कि भाई किस वर्ष में कौन सा कार्य हुआ है, हम डायरी से इसको सर्च कर सकते हैं जी। तो ये बहुत जबरदस्त याद, और ये याद के साथ साथ जो हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको बागवान बनना है, एक बगिया खिलानी है, तो आपको पेशेंस, पैशन और डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। हाँ जी। तो ये आपकी माता जी हैं, इनका बहुत बड़ा इस उद्यान को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बहुत, मेरी मम्मी मतलब बहुत ही कर्मठ लेडीज थी, जो कि सारे जी के काम स्वयं करती थी जी। मैं यहाँ देख रहा हूँ, शायद ये आपके मेरे फादर और मदर दोनों हैं जी। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी ही कहानियां हम कोशिश कर रहे हैं आपको सुनाने की, आपको बताने की। और संघर्ष सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने कहीं जाकर कोई कहानी कह दी, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी मिसाल है वो ये कि वो यहाँ आए, उन्होंने ये जगह पर जो कुछ सीखा, जो कमाया, उसको लौटाने का भी प्रयास किया। उन्होंने कोशिश की कि वो अपनी धरती को ये जो उन्होंने यहाँ आकर सीखा उसको दे सकें। और अब उस उनके जो सपना था उसको आप पूरा कर रहे हैं। हमसे इस बातचीत करने के लिए और इस इत्मीनान से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।